नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो डिटेल्ड एसईओ ऑडिट रिपोर्ट है। ये एक ऐसी कस्टम ऑडिट रिपोर्ट है जिसको अगर आप किसी भी क्लाइंट को भेजेंगे, तो 100% वो इससे अट्रैक्ट होगा और वो प्रोजेक्ट जो भी है आपका, वो कन्वर्ट होगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम टूल से जनरेटेड एसईओ रिपोर्ट्स भेजते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब हम कस्टम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, हर एक पैरामीटर को सही से चेक करते हैं, तो 99% जो चीजें हैं, जो एरर्स हैं साइट के, वो हमें मिल जाते हैं। हम उनको ट्रैक कर पाते हैं, ट्रैक करने के बाद उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें आपको रखनी है, किस तरीके से रखनी है और कैसा इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो डिटेल्स और डेटा है जितना भी, वो कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पेज हमने, पहले तो ये जो रिपोर्ट बनाई हुई है एमएस वर्ड के फॉर्मेट में बनाई हुई है। इसका जो पहला पेज है ये सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में उसमें डिटेल्ड है, जिसमें कि जैसे मैंने डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट डाला है। आप अगर कस्टम एसईओ ऑडिट रिपोर्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट लिखना चाहते हैं ये लिख सकते हैं, जैसा आपको थोड़ा बहुत चेंज करना हो, क्योंकि सारे क्लाइंट्स की रिपोर्ट एक तरीके से ना दिखें, तो टाइटल्स को थोड़ा थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। उसके बाद में अपना प्रोजेक्ट नेम क्या है, प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे डाल दीजिए, उसका जो डोमेन है वो डाल दीजिए। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपकी ट्रैकिंग में रहे कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो लास्ट आपने रिपोर्ट बनाई थी या जो फर्स्ट आपने रिपोर्ट क्लाइंट को भेजी थी, वो कब भेजी थी। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑडिट रिपोर्ट सेंड करते हैं, जरूरी नहीं होता है कि वो जो प्रोजेक्ट है उसी टाइम पे आपका कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि वो 2 महीने बाद कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको एक्चुअल स्टेटस पता रहे कि हाँ 2 महीने पहले हमने इस डेट में भेजा था, तो आज चलो देख लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। और जब ये पोजीशन ट्रैकिंग आप कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट में कितने सारे चेंजेस उस समय पे और इस समय पे हुए हैं। अगर चेंजेस हुए हैं तो आप नई ऑडिट रिपोर्ट प्रपोज करेंगे, अगर चेंजेस नहीं हुए ज्यादा, सेम वैसे ही साइट है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसमें, तो आप जो पुरानी रिपोर्ट है उसको ही कंसीडर कर सकते हैं। जो चेंजेस होते हैं, जैसे कुछ अगर डीएपीए बढ़ा है घटा है, तो वो सारी चीजें जो है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमने दूसरा पेज रखा हुआ है वो रखा हुआ है इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज में हम क्लाइंट को एक डिटेल दे देंगे कि हमने इस रिपोर्ट में इस पॉइंट में ये चीजें हमने मेंशन की हैं। जैसे एनालिसिस ऑफ द डोमेन, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट में। सेकंड नंबर में हमने ऑन पेज एनालिसिस रखा हुआ है जो वेबसाइट का है, तो उसमें जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं वो सारे पॉइंट वाइज हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो ऑडिट किया हुआ है वो इसमें किया हुआ है। बैकलिंक प्रोफाइल, ब्रोकन लिंक, एंकर टेक्स्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें 4th नंबर में की हुई हैं। और अगर मेजर इश्यूज जो भी होते हैं उसका जो रिकमेंडेशन देंगे, इश्यूज के बारे में रिपोर्ट राइट करेंगे, वो चीजें हम लास्ट में बिल्कुल रखते हैं, ताकि क्लाइंट जब ऊपर से नीचे हुए देखता हुआ जाए तो लास्ट में उसको एक कंक्लूजन टाइप का पूरा रिपोर्ट का मिल जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम रिजॉल्व करेंगे और इस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो सारी अपनी स्ट्रेटजी और प्लान जो है वो लास्ट में 5th पॉइंट में आप जो है लिख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि वेबसाइट एनालिसिस में मैं पहले भी लास्ट जो हमारा वीडियो है कस्टम ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें भी इस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर 2 में कि कौन सा डेटा कहाँ से निकलना है। तो डेटा निकालने का तरीका मोस्टली मैंने बता दिया है। जो भी डेटा का तरीका मैंने उसमें नहीं बताया होगा, इसमें नया होगा, वो मैं आपको जो है बता दूंगा कि ये कहाँ से आएगा। बाकी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। अगर किसी को नोट करना है या किसी को ये कस्टम ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना ईमेल आईडी हमारी जो वेबसाइट है उस पर भेजेगा। आप अगर चैनल के हेडर पे जाएंगे तो वहां पे वेबसाइट मेंशन है seocoach.in, उस पे जाके आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको कस्टम ऑडिट रिपोर्ट मेल के थ्रू जो है मैं भेज दूंगा। तो इसके कई सारे फॉर्मेट्स हमारे पास में एमएस वर्ड के भी अवेलेबल है, तो फॉर्मेट भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ इनको देख के बनाना चाहते हैं तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो सब चीजें आप जो है करके और एक अपनी मॉडिफाइड कस्टम ऑडिट रिपोर्ट अपनी खुद की आप बना सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कि हाँ ये मेरा फॉर्मेट है और मैंने इस पे बनाया। तो ये मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ वो मैं अपना फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि मैं इस फॉर्मेट पे मैं भेजता हूँ और मेरे मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो इस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं। जब आप देखेंगे तो एनालिसिस ऑफ द डोमेन की बात करें, पेज एनालिसिस की बात करें, तो हमने वहीं पे डिस्क्राइब कर दिया कि ये होता क्या है, अगर एरर है तो क्या होना चाहिए। तो वो भी चीज आप यहाँ पे मेंशन करोगे, भी मैं आगे दिखाऊंगा। तो पहले पॉइंट में यहाँ पे डोमेन फाइल साइज है, डोमेन स्पीड है, डोमेन होस्टिंग आईपी है, डोमेन एज है, डोमेन सर्वर लोकेशन है। तो इसमें पेज साइज और जो स्पीड है ये tool.pingdom.com से मैंने पिक किया है।
और होस्टिंग आईपी, डोमेन एज और जो सर्वर लोकेशन है, ये चीजें हमने जो है व्होइज से पिक की हुई है। तो आप ये सारा डेटा दो टूल्स के से निकाला गया बेसिकली, तो वहां से आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद में ओवरव्यू ऑफ द वेबसाइट में मैंने काफी सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डाली हुई है जो मुझे लग रहा था कि मुझे नोट करना चाहिए। अगर कुछ ऐसे और भी पॉइंट होते हैं जिनको आपको लगता है कि मुझे नोट करना चाहिए तो आप इसको जो है कर सकते हैं। तो मैंने इसमें देखिए डोमेन डाला हुआ है, डोमेन के बाद में उसकी एज क्या है, टोटल बैकलिंक्स उसके प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, robots.txt फाइल का स्टेटस क्या है, कस्टम 404 पेज का स्टेटस क्या है, टेक्स्ट HTML रेशियो कितना है साइट का वो हमने मेंशन कर दिया इसमें। उसके बाद वेबसाइट का लोड टाइम इसमें मेंशन कर दिया है, कैनोनिकल यूआरएल प्रेजेंट है या नहीं है, गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, बिंग मेटा वेरिफिकेशन, कंटेंट प्लेगरिज्म, HTML लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन और HTTPS प्रोटोकॉल और स्कीमा माइक्रो फॉर्मेट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे रख ली। अब इसके अलावा जो भी चीजें आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि काफी सारे पैरामीटर हैं जिनको आप नोट कर सकते हो, तो उसमें से जितने पैरामीटर आपको इस क्लाइंट के अकॉर्डिंग लगता है कि उसको सजेस्ट करना चाहिए, मुझे नोट करके रखना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसको रख लीजिए। जो लास्ट एक्सेल फॉर्मेट है उसमें मैक्स टू मैक्स मैंने दे दिए हैं पॉइंट्स, ये चीजें आप रख सकते हो, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो इसमें मोस्टली चीजें वही हैं। डोमेन एज मैंने बता दिया कि हुइज से आप निकाल सकते हो, टोटल बैकलिंक्स आप HREF से निकाल सकते हो, अगर सर्च कंसोल नहीं है आपके पास में तो वहां से आप जो है निकाल सकते हो। और पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी आप मोज से निकाल सकते हो, robot.txt फाइल का स्टेटस आपको मैनुअल निकालना होगा, कस्टम 404 पेज आपको मैनुअल चेक करना होगा, HTML टेक्स्ट रेशियो आपको SEO क्विक टूल से आप देख सकते हो, वहां पे टेक्स्ट HTML रेशियो आपको एग्जैक्ट बता देगा। जब आप इसको इंक्रीज करोगे, कंटेंट प्लेस करोगे साइट पे, तो आपको दिखा भी देगा कि आपका कितना बढ़ा हुआ है। वेबसाइट लोड टाइम जो है और ये आप निकाल सकते हो tool.pingdom.com से। कैनोनिकल यूआरएल आपको मैनुअल चेक करना पड़ेगा, आप व्यू सोर्स करेंगे, उसके बाद में कंट्रोल F करके कैनोनिकल आप टाइप करेंगे, आपको पता चल जाएगा कैनोनिकल यूआरएल उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। सर्च कंसोल और एनालिटिक्स का आप देख सकते हैं, क्लाइंट से पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको साइट एक्सेस है, एक्सेस आप क्लाइंट से लेके उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अपना क्वेश्चनर फॉर्म भेजा हुआ है क्लाइंट को, क्लाइंट ने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसके पास में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें नॉट फाउंड या नॉट अवेलेबल लिख सकते हो। अगर ये अवेलेबल है तो आप उनका एनालिसिस करके आगे की रिपोर्ट में आपको जहाँ पे दिखाऊंगा तो वहाँ पे आप इसका डेटा प्लेस कर सकते हो। बिंग का वैसे ही आप कैशिंग और इंडेक्सिंग का देख सकते हैं, उसके लिए भी चीजें यहाँ पे अगर नॉट प्रेजेंट है तो आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज जब अगर प्रेजेंट है तो ठीक है वो भी मेंशन कर दीजिए, नहीं प्रेजेंट है तो आपको वो ऑप्टिमाइज करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कंटेंट प्लेगरिज्म आप कॉपीस्केप टूल से निकाल सकते हो। HTML लैंग्वेज का आप तो पहले तो लैंग्वेज का मैनुअल भी चेक कर सकते हो व्यू सोर्स करके, और अगर वैसे आपको तरीका नहीं पता है तो आप SEO क्वेब पे सिंपली जाइए और अपना डोमेन पे जाने के एक्सटेंशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन आपको वहां से पता चल जाएगा। HTTPS प्रोटोकॉल वो तो आपको सब लोगों को पता होता है कि वेबसाइट के टॉप में होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि HTTPS प्रोटोकॉल में ग्रीन लॉक बन के नहीं आता है या फिर कुछ ना कुछ एरर शो होता रहता है। तो अगर HTTPS इम्प्लीमेंटेड भी है, ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं मैनुअली, और चेक करने के बाद में उसको क्लाइंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर पेज इनसाइट टूल पे जाएंगे तो वहां पे भी HTTPS से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आ रहे होंगे, तो आपको वहां पे पता चल जाता है कि कितने सारे पेजेस रिडायरेक्टेड हैं, कितने नहीं रिडायरेक्टेड हैं, कितने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इमेजेस अगर मान लीजिए HTTPS में नहीं है तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। आप डेवलपर से जो है कांटेक्ट करके इसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। स्कीमा फॉर्मेट लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको चेक करना है। तो आप स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल गूगल में डालेंगे और माइक्रो स्कीमा कौन कौन सा इंप्लीमेंटेड है, जिस थीम की साइट है या जिस बिजनेस कैटेगरी की साइट है वो अगर स्कीमा इंप्लीमेंटेड नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर स्कीमा को इंप्लीमेंट कीजिएगा और उसके बारे में सजेशन आप नीचे डाल सकते हैं। और इसमें अगर देखिए इशूज रिकमेंडेशन में मैंने दे दिया तो ए करके सिर्फ एक ही पॉइंट पड़ा हुआ, क्योंकि मैंने उस समय पे एक ही पॉइंट इसमें मेंशन किया, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो ऊपर पैरामीटर दिए हुए हैं इसमें 4 to 5 पैरामीटर ऐसे हैं जो लैग कर रहे हैं, तो आप इसमें जो है ABCDE करके सारे पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ताकि क्लाइंट को यहीं पे पता चल जाए कि ये इश्यूज हैं और ये रिकमेंडेशंस हैं उसके लिए, इसे सही किया जा सकता है। कितने पेजेस इंडेक्स हैं उसके बारे में इंडेक्सिंग की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। कुछ अगर इंडेक्स पेजेस होते हैं तब भी साइट कॉलन डोमेन डाल के गूगल में जरूर देखें, और जो भी डोमेन्स होते हैं उनको चेक करें, जो भी यूआरएल्स होते हैं, साइट लिंक्स होते हैं, उनको चेक करें वो प्रॉपरली ओपन हो रहे हैं नहीं है। अगर 100 to 100 के आसपास में है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप स्क्रॉल करके देख लीजिए कहीं ऐसे पेजेस तो नहीं जो अननेसेसरी गूगल में जो है इंडेक्स्ड हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उनको आप रिमूव करने के लिए भी रिकमेंडेशन वगैरह यहीं पे आप डाल दीजिए।
तो उससे क्लाइंट को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये पेजेस ऐसे हैं जो यूजफुल नहीं है और हमारी साइट में पड़े हुए हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए काफी जो है वो हो जाता है, बेनिफिट मिलता है आपको। वेबसाइट लिंक्स इसमें हमने मेंशन कर दिया कि इंटरनल लिंक कितने हैं, एक्सटर्नल लिंक कितने हैं, ये भी चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। अगर इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है जो ब्रोकन है, तो वो भी आप यहाँ पे पॉइंट्स में इश्यूज एंड रिकमेंडेशन करके मेंशन कर सकते हो कि आप इस साइट को आप रेफरेंस दे रहे हो लेकिन ये साइट 404 है, या उस साइट पे कोई प्रॉब्लम है, या उस साइट में कोई वायरस है। ये सारी चीजें भी आपको देखना होता है और आप उसको देख के क्लाइंट को सजेस्ट कर देते हो, तो उससे जो है अपनी साइट पे जो भी बैड इफेक्ट्स आने वाले होते हैं स्पैमी साइट से या लो कंटेंट साइट से, लो जूस वाली साइट से, तो आपकी साइट उससे बची रहती है। मेटा टैग एनालिसिस उसके बाद में है, मेटा टैग इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, उस चीज के बारे में आप यहाँ पे एक समरी लिख सकते हो कि जो भी मेटा टैग साइट पे अवेलेबल है, टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, तो कैसे हैं। तो उसमें होम पेज का जो है, होम पेज का मैंने डिटेल डाल दिया कि होम पेज पे ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और इसकी लेंथ इतनी है। अगर आपको ये लगता है कि ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में कुछ भी रिकमेंडेशन, तो आप नीचे जरूर मेंशन कर दीजिए ताकि क्लाइंट को आइडेंटिफाई हो जाए कि आप जो है ये चीज सजेस्ट कर रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट करना है। हेडिंग टैग सेम जैसे मैंने एसईओ को से निकाला था, इसमें मैंने अलग अलग ऊपर से नीचे तक में दे दिया है। फॉर्मेटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी ऐसा लगे कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग में कुछ गड़बड़ आ रहा है तो उसको तुरंत फॉर्मेटिंग को जरूर सही कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी रिपोर्ट आप प्रेजेंट करेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा क्लाइंट को आपके काम के प्रति, उसमें आपको दिखता है कि आपका काम कैसा है, आप अपने काम को लेके आपकी जो आई कैचिंग पावर है वो कितनी अच्छी है, आप चीजों को कितनी जल्दी पकड़ लेते हो। तो आप चीजों को, छोटी छोटी चीजों को पकड़ो और उनको सही करो और अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर भेजो। तो जहाँ पे ऐसा जैसे भी मुझे दिखा यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे मैंने जो है इसमें बॉर्डर्स नहीं दे रखे, तो हम सारी ऊपर अगर बॉर्डर्स दे के आ रहे हैं तो नीचे भी हमें बॉर्डर देना है। तो इस टाइप से अगर कुछ भी इशू दिखता है रिपोर्ट में, उसको तुरंत जो है वहीं पे मॉडिफाई करो, उसको सही करो। हेडिंग टैग्स जैसे H1 इसमें अवेलेबल नहीं है, अगर इस टाइप की कोई भी साइट आपको मिलती है जिसमें रिकमेंडेशन देना है हेडिंग टैग्स का, तो आप यहीं के यहीं इसमें रिकमेंडेशंस आप मेंशन करते हुए चलो। उसके साथ में इसमें टोटल इमेजेस मैंने बता दी कि टोटल इमेजेस इस पेज पे इतनी है, जिसमें से इतनी इमेजेस में ऑल टैग मिसिंग है। दो चीज भी आपको एसईओ को से मिल जाएगी, आप वहां से चेक करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप डॉट एचटीएमएल प्रेजेंट है या नहीं है, साइट के नेचर के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। अगर एचटीएमएल साइट मैप इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर डालिए, एक्सएमएल साइट मैप तो इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, वो भी जरूर डालिए। अगर आप दोनों डाल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो साइट को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके आगे के जो बेनिफिट्स हैं, कैसे बनाते हैं, कस्टम एक्सएमएल साइट मैप कैसे बनाएंगे, प्लगइन से कैसे बनाएंगे, इन सब चीजों के बारे में मैं आगे एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उसके थ्रू आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कैच कर सकें और सही से अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको ट्रैक कर सकें। उसके बाद में और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल, सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल नहीं है तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, कैनोनिकल इश्यूज है तो आप मेंशन कर दीजिए। डुप्लीकेट कंटेंट अगर साइट में अवेलेबल है, उसके बाद बारे में यहाँ पे नहीं था तो मैंने मेंशन कर दिया, अगर है तो आप डिटेल में डाल दीजिए। अगर वहां पे परसेंटेज कॉपी स्केप पे दिखा रहा है कि इतने परसेंट है इसी साइट से, तो इसके यूआरएल भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। गूगल एनालिटिक्स सर्च कंसोल के बारे में जो भी रिकमेंडेशन है, अगर वेरिफिकेशन नहीं है तो उसको वेरीफाइड करने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो। अगर वेरिफिकेशन है, क्लाइंट ने सजेस्ट किया है कि हाँ मेरे पास में अवेलेबल है, मैं व्यूअर एक्सेस दे सकता हूँ आपको, तो आप व्यूअर एक्सेस लेके उसका एनालिसिस करके आप यहाँ पे रिपोर्ट मेंशन कर दीजिए। जो जो प्रॉब्लम्स है आप यहाँ पे पॉइंट वाइज अगर डाल देंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। robo.txt फाइल आपको बताया था कि मैनुअली जो है डोमेन नेम प्लस स्लैश करके आप जो है मेंशन कर दीजिए, और मेंशन करने के बाद में robo.txt डालेंगे जैसे ही, तो जो भी robo.txt फाइल साइट की है वो आपको जो है दिख जाएगी। आप उसको चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद में वो सही है नहीं है, ये चीजें जो है आप उसमें मेंशन कर दीजिए रिपोर्ट में। यहाँ पे डोमेन एज हुइज से आप निकाल सकते हैं, हुइज से डोमेन एज निकाल के आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। जो भी एक्सपायरी डेट है उसकी वो भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ताकि क्लाइंट को एक बार रिमाइंड हो जाए कि हमारा डोमेन इस डेट में एक्सपायर होगा। और टाइम टाइम पे इस चीज को जो है आप एक डॉक्यूमेंट बना के रखिए अपने क्लाइंट्स का कि किस समय पे उनका डोमेन एक्सपायर हो रहा है, किस समय पे होस्टिंग एक्सपायर हो रही है। अगर एसएसएल सर्टिफिकेट उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से लिया हुआ है तो वो कब एक्सपायर होने वाला है। अगर कोई ऐसा प्लगइन यूज कर रहे हैं साइट पे जो पेड है, जैसे कि योस्ट का पेड प्लगइन बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग वर्डफेंस यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सी वॉच यूज करते हैं वायरस से प्रोटेक्शन के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे पेड टूल्स हैं। अगर मेजेंटो की बात करें तो मेजेंटो मेज बॉक्स लोग यूज करते हैं, पेड होता है। शॉपिफाई में भी पेड टूल्स हैं। तो ऐसे प्लगइन्स और एपीआईज अगर कोई यूज कर रहा है और वो पेड है तो उनका एक्सपायरी डेट भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
क्योंकि वो ट्रैक में रहेंगी और क्लाइंट को भी वो हेल्प करेंगी, और इससे ये भी पता चलेगा कि आपको किस लेवल पे नॉलेज है और आप कैसे ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप इसको जो है मेंशन कर लेंगे तो बहुत अच्छा सा रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एसईओ स्कोर दिया हुआ है। एसईओ स्कोर मैंने दिया एलिमेंट्स और स्कोर। अब बहुत सारे लोग ये ढूंढने लगते हैं कि टाइटल टैग को मैंने 6 दिया है, डिस्क्रिप्शन को 7 दिया, हेडिंग टैग को 6 8 दिया, तो मैंने कैसे दिया 82/120 मैंने कैसे दिया? तो मैंने पैरामीटर्स को सेट कर दिया आउट ऑफ 10 में। आप जितने भी पैरामीटर यहाँ पे अपनी मर्जी से डालना चाहते हो आप यहाँ पे डाल लो। 10 पैरामीटर, 20 पैरामीटर, 30 पैरामीटर, जितने भी आपको लगता है कि इतने पे मुझे काम करना है इस क्लाइंट के लिए, आप वो सारे पैरामीटर यहाँ पे मेंशन कर लो। उसी के प्लस मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, क्योंकि सारे को आपको 10 में से रेटिंग करनी है कि 10 आउट ऑफ 10 है, 10 आउट ऑफ 7 है। तो यहाँ पे आपको रेटिंग करनी अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग कि ठीक है इस साइट के 40 पेजेस हैं, 40 पेजेस में सिर्फ 2 पेजेस के मेटा टाइटल सही लग रहे हैं, बाकी के 38 के नहीं सही लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको रेटिंग जो है 1 दूंगा या 1.5 दूंगा, ताकि 40 के जो है वो सारे मेटा टैग्स अगर टारगेटेड पेजेस हैं तो टारगेटेड मेटा टैग्स, अगर टारगेटेड पेजेस नहीं है तो जनरल मेटा टैग्स डाल दीजिए। उससे कोई लॉस नहीं होने वाला, आपका 1-2 दिन का समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, प्रोजेक्ट में अच्छी प्रोग्रेस होगी और वो प्रोग्रेस ही आपको एनालिटिक्स और सर्च कंसोल में दिखेगी। तो ये सारे पॉइंट्स का आप एसईओ स्कोर नोट कर लीजिए, और जब एक बार हो जाता है एसईओ तब इसी को आप क्लाइंट को भेजिए कि देखिए पहले आपका स्कोर ये था और अभी आपका जो स्कोर है वो ये हो गया है। या फिर आप खुद से क्लाइंट है तो आप देखिए जो पीछे की चीजें मैं सारी बता चुका हूं, अगर आप सारी वीडियोस देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको रेट कैसे करना है, टाइटल टैग क्या होती है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। इन सब चीजों के बारे में आगे मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो सब चीजें पता चल जाएंगी क्या क्या एरर है। तो एरर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए। जब आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ इसमें मुझे स्कोर भी करना है। यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर लीजिए यहाँ पे कि क्या चीजें डन हुई है नहीं हुई है, वो सब चीजें भी यहीं पे आप नोट कर सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे फेसबुक का किया कि टोटल लाइक्स कितने, रिव्यूज कितने, एवरेज रेटिंग क्या है, लास्ट पोस्ट डेट क्या है, पेज वेरीफाइड है नहीं है, उसका यूआरएल क्या है। तो ये सारी चीजें फेसबुक की हमने मेंशन कर दी, इंस्टाग्राम की मेंशन कर दी, यूट्यूब की मेंशन कर दी, और भी सोशल मीडिया है तो उनके भी जो है आप मेंशन कर लीजिए, ताकि क्लाइंट को चीज एक बार नोटिफाइड हो जाए कि हाँ उसके पास सोशल मीडिया भी है। जैसे कि ये क्लाइंट का मैं दिखा रहा हूँ 2020 से कोई पोस्ट नहीं हुआ, अगर 2020 से कोई पोस्ट नहीं हुआ उसको नोटिफाई हो जाएगा तो हाँ उस बारे में भी सोच सकता है कि चलिए हम सोशल मीडिया का भी साथ में कुछ ना कुछ पोस्ट का स्टार्ट करवा देते हैं, या ब्लॉग शेयरिंग ही आप जो कर रहे हैं उसकी साइट पे उनको ही उसके सोशल मीडिया में बीच बीच में शेयर करते रहिए, महीने में 2 ब्लॉग 3 ब्लॉग जो भी करते हैं सोशल मीडिया पे डालते रहिए, ताकि जो उसका यूजर एंगेजमेंट है, जो ऑडियंस बनी हुई है सोशल मीडिया पे, उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलता रहे एसईओ में भी। वैसे ही मैंने ये बैकलिंक प्रोफाइल निकाला हुआ जो मैजेस्टिक एसईओ टूल्स है उससे निकला हुआ। अगर आप मैजेस्टिक में अपना डोमेन डालेंगे तो उसमें बैकलिंक प्रोफाइल बता देता है कि आपका जो डोमेन है उसकी बैकलिंक प्रोफाइल कैसी है, जो पास्ट बैकलिंक प्रोफाइल है वो कैसी है, वो चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। एंकर टेक्स्ट एनालिसिस जो है ये जो है रिपोर्ट भी मैंने साइटलाइनर से निकाली थी। अगर आप साइटलाइनर टूल पे जाएंगे तो आपको एंकर टेक्स्ट रिपोर्ट वहां पे मिल जाएगी, और मैजेस्टिक में भी ये रिपोर्ट मिलती है, तो मैजेस्टिक से भी आप ये रिपोर्ट जो है निकाल के यहाँ पे रख सकते हो। तो पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड पे कितने ज्यादा एंकर टेक्स्ट बने हुए हैं, वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, 404 आ रहा है क्या हो रहा है, वो सारी चीजों की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है मेजर इश्यूज एंड रिकमेंडेशन, इसकी बात मैं कर रहा था कि लास्ट में आपको आके ये सारी चीजें मेंशन कर देनी है यहाँ पे, जितनी भी रिपोर्ट का ओवरव्यू होता है, ताकि जो कंक्लूजन है जो लास्ट सेक्शन है उसमें सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएं, और आपको भी पता रहे कि मैंने 15 पॉइंट या 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको मुझे करना था एसईओ में साइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो आप यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स को जो है मेंशन कर दीजिए। दोस्तों मैं सबसे ज्यादा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में वीडियो इस वजह से दे रहा हूँ कि 90% लोग ये भूल जाते हैं कि उनके रिजल्ट ऑन पेज एसईओ से ही आने लगते हैं आते हैं। बहुत सारे लोग आप फर्स्ट डे से ही बैकलिंक क्रिएशन का काम स्टार्ट कर देते हैं, और उसके साथ चक्कर में क्या होता है कि जो आपका ऑन पेज होता है वो कहीं ना कहीं हैम्पर करता रहता है। आपकी जो बहुत सारी ऐसी इश्यूज होते हैं एसईओ के, वो सारे इश्यूज यहाँ पे छूटते रहते हैं। तो कोई भी इशू छूटने ना पाए, अगर आप अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स को ये लगता है या बहुत सारे नए एसईओज को ये लगता है कि बस बैकलिंक क्रिएट करने से रैंकिंग्स आ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी साइट को सर्च इंजन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे, आपके पैरामीटर्स एसईओ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉल नहीं होंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी साइट रैंक नहीं होगी। आप कितना भी बैकलिंक क्रिएट कर लें, कितना भी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लें, कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको जो चीजें हैं
वो कोशिश करनी है कि जितना लाइट वेट साइट हो, जितना एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, जितना कंटेंट आपका स्ट्रांग हो, जितना फिर उसके बाद में आपका बैकलिंक प्रोफाइल जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो ग्रो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस कीजिए कि आपकी साइट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपकी साइट का कैटेगराइजेशन है, आपकी साइट के जो कंटेंट हैं वो अट्रैक्टिव हो, यूजर फ्रेंडली हो। बहुत ज्यादा एआई के चक्कर में कॉपी पेस्ट मत कीजिए। ह्यूमन रिटेन जो कंटेंट है वो यूजर को ज्यादा पसंद आएगा, उस पर आप फोकस कीजिए। वन टाइम एक्सपेंस होता है ये, और अगर आप एसईओ करवाते हो उसके बाद में, तो ये वन टाइम एक्सपेंस आपको कन्वर्ट होकर रिटर्न में भी आ जाता है और अच्छे अमाउंट में आता है, अगर आप प्रॉपरली फोकस्ड हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं 2 महीने फोकस्ड रहूंगा फिर मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। तो देखिए एसईओ का जो प्रोसेस है वो महीने 2 महीने में कुछ नहीं होता है। आपको विजिबिलिटी थोड़ी बहुत दिख सकती है ऑन पेज कंप्लीट करने के बाद में, आपके इंप्रेशंस बढ़ सकते हैं, क्लिक्स कुछ परसेंट बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली आप सोचो कि अच्छे लेवल पे विजिटर गेन करना है तो कुछ समय आपको मिनिमम एक अपना एक रखना पड़ेगा टारगेटेड टाइम। उस टारगेटेड टाइम तक आप जो है इसको काम कीजिए, और उस टारगेटेड टाइम तक उस टारगेट को जो है मंथली वाइज जो है अचीव करने के लिए भी प्लान बनाइए। कि जैसे कि मैं पहले ऑडिट रिपोर्ट जो दिया हूं तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया कि ऑन पेज ये फर्स्ट मंथ में होगा और सेकंड मंथ में हमारा ऑफ पेज होगा। ऑफ पेज में हम फर्स्ट 3 मंथ्स तक इतने बैकलिंग बनाएंगे, 3 मंथ से 6 मंथ तक हम इतने बैकलिंग प्रोफाइल बनाएंगे, इतने बैकलिंग्स हमारे नए डोमेन से होंगे, इतने बैकलिंग्स हमारे मतलब एग्जिस्टिंग डोमेन से होंगे। ये साइट हैं जिनको हमें परमानेंटली जो है रेगुलर अपडेट करना है, जिन पे जा जाके अच्छे बैकलिंक्स मिल रहे हैं तो वहां पे जाके कुछ ना कुछ अच्छा पोस्ट जरूर करना है। मुझे अगर कंटेंट में दिक्कत आ रही है तो कोई फ्रीलांसर कंटेंट राइटर आप हायर कर सकते हैं जो कम बजट में आपका काम कर दे। अगर आपको लगता है कि आप खुद से राइट कर सकते हैं अपनी थीम का कंटेंट, क्योंकि आपकी साइट है, आप उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप टाइम घंटे 2 घंटे निकाल सकते हैं, कुछ अच्छा सा ब्लॉग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप राइट कर सकते हैं, तो वो ऑडियंस को बहुत अच्छा सजेस्ट में आता है, सजेशंस में आता है। और अब जैसे गूगल ने एसजीई लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें भी जो इस टाइप के कंटेंट होंगे जो प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू होंगे, अच्छे ह्यूमन रिटर्न होंगे, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो इस टाइप की चीजें और इस टाइप के जो वेबसाइट्स हैं उन पे बहुत अच्छे इंप्रेशंस गूगल से भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये रही कस्टम ऑडिट रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया, जो डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट के नाम से भी जानी जाती है। अगर इस टाइप की रिपोर्ट आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो यूजर है वो आपके साथ में बहुत ज्यादा एंगेज होगा, आपको बहुत अच्छा जो है उसका रिजल्ट दिखाई देगा। आप इस रिपोर्ट के थ्रू आप अपना जो पूरा इस फॉर्मेट के थ्रू रिपोर्ट क्रिएट कीजिए और अपने क्लाइंट्स को सेंड कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ में, एक नए टाइटल के साथ में, और एक नए टेक्नोलॉजी जो हम एसईओ में यूज करें उसके साथ में। तो आगे के जो वीडियोज हैं उन पे आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।